ओके, गुड इवनिंग। तो बहुत ही चर्चा के बाद, बड़ी ही डिस्कशन के बाद सर हमें सबसे छोटे वाला स्टैंडर्ड करवाया जाए। तो आपको पता है सारी डिस्कशन हमारी गई पानी में। तो सर आप सीरियल वाइज ही चलो। 700 हो गया, 701 हो गया, 705। तो टेक्निकली हमारे पास निकल के आ रहा था सबसे छोटा है 710 या 706। 706 सबसे छोटा निकल के आ रहा था, लेकिन वो 705 के बिना हो नहीं सकता। इसलिए हम बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहे हैं। सर टाइम बहुत है हमारे पास, टाइम की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ पैसों की। चलो जी, ऐसे 705 मॉडिफिकेशन। 700 था आपके पास फॉर्म ओपिनियन या फॉर्म कंटेंट वगैरह। 701 था कैंप, 705 है मॉडिफिकेशन। आगे मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में 3 तरह के ओपिनियंस होते हैं आपके पास, क्यूओ, एओ, डीओ। क्यों एओ डीओ? क्यों एओ डीओ? बोलो एक बार, क्यूओ एओ डीओ। मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन आईएआर। सर आईएआर बोल बोल के ना बस इतना बोलना है हमने, एआईआर ले लेना इस बार बस। और सर झूठे सपने मत दिखाओ, ये झूठे नहीं होंगे, पक्का सच होंगे। ड्रीम्स कम ट्रू। एक बार हम लोगों का भी एक बार सपना था कि सीए के नाम के आगे लगेगा कि नहीं लगा। फिर सपना था यार कॉन्वोकेशन वाला, ड्रीम पूरा हुआ। तो ड्रीम्स पूरे होते हैं, बस छोड़ने नहीं है देखने। जिस दिन छोड़ दिए, व्हाट यू थिंक यू बिकम। अभी आप थिंक करो क्या रैंक आएगा एआईआर। इस आईएआर के बदले तो एआईआर चाहिए तो आएगा। चलो जी, स्कोप ऑफ एस 705 कह रहे हैं स्टैंडर्ड डील विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इश्यू द एप्रोप्रिएट रिपोर्ट। कब? इन द सर्कमस्टांसेस व्हेन फॉर्मिंग एन ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद एस 700। सर ये गलत लिखा हुआ है, नहीं ठीक है। ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मॉडिफिकेशन इज नेसेसरी। देखो रिपोर्टिंग तो 700 के अकॉर्डिंग ही करनी होती है ना, ओपिनियन दे देना 705 वाला, तो ये ठीक है। चलिए आगे, ऑब्जेक्टिव या व्हाई मॉडिफाइड ओपिनियन इज गिवन। ये कर तो चुके हो ऐसे 700 में। 2 केसेस जब मॉडिफिकेशन देते हो, when fs is not free from romum, second when sa not obtained। तो ये 2 तो सिनेरियो थे, तो देखो वही है। कह रहे हैं हमने मॉडिफिकेशन कब देना है, जब fs एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम रोमम बेस्ड ऑन एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, या ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन sa टू कंक्लूड दैट fs फ्री फ्रॉम रोमम। इनको आप लिखो लर्न एज इट इज। ये 2 पॉइंट्स, लर्न एज इट इज। सर हमें अपने आप कैसे याद करवाएगा, मैं करवाता हूँ। ऑडिटर्स कंक्लूड दैट एफएस एज ए होल, ऑडिटर कंक्लूड्स दैट एफएस एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम रोमा बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। यानी कि यहां से ना ये पता चला, ध्यान से सुनना वरना क्वेश्चन गलत कर दोगे। यहाँ पे एविडेंसेस ऑब्टेन हो चुके हैं, होने के बाद आपको पता चल रहा है गलत है। नॉट फ्री फ्रॉम रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी कि रिस्क से फ्री नहीं है, यानी कि रिस्क है, यानी कि गड़बड़ है। तो पहला, ऑडिटर कंक्लूड्स दैट एफएस एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम रोमम बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। तो ऑडिट एविडेंस यहाँ पे ऑब्टेन हो गए हैं। इस सिचुएशन में या तो क्यू आ सकता है या ए हो। चीज समझ में आ गई ना टेबल के हिसाब से। दूसरा, ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन ऐसे ही कंक्लूड दैट एफएस, ऑडिटर को एविडेंसेस नहीं मिले जिससे वो कंक्लूड कर सके कि एफएस फ्री फ्रॉम रोमम है। तो पहले पॉइंट में आप टेक्निकली खत्म कर देते हैं। पहले पॉइंट में आप दे सकते हो या तो क्यूओ या फिर एओ। यहां पे आप दे सकते हो क्यूओ या फिर डीओ। यहां पे चलो ये खत्म हो गया। टाइप्स ऑफ ओपिनियन पॉइंट नंबर 3, ये हमें पता है क्यूओ एओ डेओ। डेओ की डीओ? डीओ है ना। कह रहे हैं ये टेबल हमने पिछले क्लास में बना लिया था। तो देखा जाए तो मॉडिफिकेशन की नेचर आ गई। नेचर में सबसे पहला, अगर एफएस मटेरियल मिसस्टेटेड है, सर इसका मतलब ये होता है नॉट फ्री फ्रॉम रोमम। लिखो इसको, नॉट फ्री फ्रॉम रोमम। तो ये रोमम से फ्री नहीं है, तभी तो यहां पे लिख दिया एफएसआर मटेरियल मिसस्टेटेड। तो उसके इंपैक्ट क्या है, सिर्फ एम, तो दे दो क्यूओ, यानी कि अगर इंपैक्ट मटेरियल है। अगर उसके इंपैक्ट एम प्लस पी है तो दे दो एओ। तो दूसरी सिचुएशन क्या होगी, व्हेन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एसए नॉट ऑब्टेन्ड। तो अगर इंपैक्ट एम है यानी कि मटेरियल, तो क्या दे दो आप, क्यूओ। अगर उसके इंपैक्ट मटेरियल एंड परवेसिव है यानी कि और भी खतरनाक, तो दे दो डीओ। मैं चारों में से एक जगह पे पेन चलाना चाहता हूं। मोस्ट डेंजरस स्टैंडर्ड कौन सा है, इसको लिखो मोस्ट डेंजरस। मोस्ट डेंजरस क्यों है, क्योंकि आपको एविडेंसेस भी नहीं मिले और उसके इंपैक्ट मटेरियल एंड परवेसिव है। चलो देखते ही देखते एक पेज खत्म। सर बोलो मत, चलते चलो आगे। कह रहे सर्कमस्टांसेस व्हेन मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड।
कह रहे हैं दो दो तो सिचुएशन होती है मॉडिफिकेशन, नॉट फ्री फ्रॉम रोमम, एविडेंस इज नॉट ऑब्टेन्ड। पहला नॉट फ्री फ्रॉम रोमम, मेरे को बताओ इस सिचुएशन में एविडेंसेस मिल चुके हैं, बिल्कुल। तो कह रहे हैं किन तरीकों से आपको लगता है गलती है, उसके रीजंस है ये, पहले के रीजंस। देखना पॉइंट समझ में आया। ऑडिटर कंक्लूड्स बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एफएस नॉट फ्री फ्रॉम रोमम। तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं कि आपको लग रहा है कि गलती है, यानी कि रोमम से फ्री नहीं है, यानी कि मटेरियल मिसस्टेटेड है। तो उसके रीजन है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज गलत है, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज की एप्लीकेशन गलत है। एक तो आपने इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, एक उसको अप्लाई गलत किया हुआ है। दो अलग अलग चीजें होती है ना। देखो कैसे दो अलग अलग चीजें होंगी, आपने मल्टीप्लाई करना था, आपने प्लस कर दिया, प्लस भी गलत कर दिया। आगे ना चीज समझ में। तो तीसरा है इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स। तो देखा जाए तीन रीजंस की वजह से आप क्या देते हो, ये मानते हो कि मटेरियल मिसस्टेटेड है। क्या आप लोगों को समझ आ रही है मेरी भावनाएं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मॉडिफिकेशन हमेशा दो तरीकों से, मटेरियल मिसस्टेटेड है, मटेरियल मिसस्टेटेड है यानी कि गलती है। गलती के तीन चांसेस, इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, इनएप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, या इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स। सेकंड पॉइंट आप मुझे बताओ, सेकंड मॉडिफिकेशन आप क्यों दे सकते हैं, अनेबल टू ऑब्टेन एससी। उसके रीजंस क्या हैं। पहला लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने ही लिमिटेशन लगा दी, भाई मैं नहीं देता, जो होता है कर ले। सेकंड सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द एंटिटीज कंट्रोल, शराब के या विस्की के या दारू के, कुछ भी बोल लो, उनके वेल्स में है ना, उनके, या फिर क्या बोलूं मैं, वर्ड क्या यूज करूं, उनके ड्रम, कंटेनर या पाइपलाइंस, ये वर्ड चाहिए था। उनके पाइपलाइंस में मैं चाहता था कि मिक्सिंग हुई पड़ी है, या फिर उतना मटेरियल नहीं है, उतनी क्वांटिटी जितनी वो मेरे को बता रहे हैं। तो मैंने कहा भाई इतना नहीं है, कहते जाके डुबकी लगा के देखा, हम तो कह रहे हैं इतनी है, हम भी नहीं जा सकते, उनके कंट्रोल के भी बियॉन्ड है, या फिर मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज लगा दी। तीसरा सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू एंटी ऑफ ऑडिटर वर्क, वही हो गया कि भाई मैं डुबकी नहीं मार सकता, नेचर और टाइम्स ऑफ ऑडिटर वर्क, ऑडिटर नहीं जा सकता उधर। तो उस सिचुएशन में एविडेंसेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ध्यान से पढ़ो यार। तो बोला करो ना फिर, जैसे मैं बोलता हूँ उसी टोन में बोलो कि सर नहीं मिलेंगे, जो चीज आपको पता है उसके ऊपर अड़े रहो, नहीं मिलेंगे, ठीक है। तीन सिचुएशंस, पहला लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय, सेकंड बियॉन्ड द एंटिटीज कंट्रोल, तीसरा एंटी ऑफ ऑडिटर्स वर्क। चलो सर आगे, रुको मत, वैसे ही लेट हो चुके हैं। डिटरमाइन द टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, अब मैं डिटरमाइन कैसे करूंगा। डिटर्मिनेशन के लिए तो मैंने दो सिचुएशन देख तो ली भाई, कौन कौन सी दो, ऊपर बार बार यही तो आ रही है। ए में क्या क्या आ रहा था, क्यूओ एओ, अनेबल वाले में आ रहा था क्यूओ या डीओ। भाई देना कब है, क्यूओ कब, एओ कब, पढ़ तो लिया सर टेबल, टेबल को अब इन्होंने एओ क्यूओ को रिवर्स लैंग्वेज में बोल दिया। मैं आपको एक बताऊंगा, आप मुझे बाकी दो बताना। सर टोटल 4 होते हैं, नहीं बेटा टोटल 3 होते हैं, चाहे डिब्बे 3 चाहे डिब्बे 4 है, क्यों 2 बार आ गया ना। अब देखो ध्यान से मेरी लैंग्वेज सुनना, आपके पास अगर क्वेश्चन में आता है डिफाइन द क्यूओ, पिछले से पिछले टाइम में डिस्क्लेमर आया था, वो भी 2 बार एक ही क्वेश्चन में, सोच के देखो जिसको आता होगा 6 नंबर, एक बार 2 में एक बार 4 में। 7th क्वेश्चन के पार्ट आते थे ओल्ड सिलेबस में, वहां पे आ गया, और एक बार किसी पार्ट के साथ आ गया। सेम क्वेश्चन पेपर में मैं आपको आज दिखाऊंगा, सर आज नहीं कल ही दिखाना, ठीक है कल दिखाऊंगा। तो एक ही क्वेश्चन पेपर में डीओ 2 बार आ गया था। तो फॉर एग्जांपल सोच के देखो क्यूओ आया, अब क्यूओ को लिखना कैसे है, व्हाइल हैविंग द एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, ठीक है, व्हाइल हैविंग द एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एफएस एज ए होल नॉट फ्री फ्रॉम रोमन एंड देयर इंपैक्ट्स आर मटेरियल। तो एक तो आप तभी आपको क्यूओ देना है। पॉइंट नंबर 2, अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ठीक है, दैट एफएस एज अ होल फ्री फ्रॉम रोमन एंड देयर इंपैक्ट्स आर मटेरियल। तो इस सिचुएशन में भी क्या दोगे, क्यूओ। तो अब आपको पता चल गया कि आपको आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन बनाने। दूसरा एओ कब देना है, एओ देना है हैविंग एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, सोच के देखो, हैविंग एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड एफएस एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम रोमम, ये तो हो गया पहली नेचर, एंड देयर इंपैक्ट आर मटेरियल एज वेल एज परवेसिव, देन गिव द। तो इसके ऊपर आपके पास ट्रू फॉल्स बहुत आते हैं, ये लैंग्वेज को ना तोड़ मरोड़ के। तो मैं इसी लैंग्वेज को अगर बोलता हूं, इसी लैंग्वेज के साथ मैंने अगला वर्ड
जोड़ दिया या एड ऑन कर दिया कि गिव डीओ, तो आप लिखोगे फॉल्स, क्योंकि इस लैंग्वेज में तो आपको एओ देना था। तो डीओ की लैंग्वेज हैविंग नॉट ऑब्टेन द एविडेंसेस एंड देयर इंपैक्ट आर प्लस परवेसिव, तो दे दो। वही तो बोला, नॉट हैविंग ऑब्टेन द एविडेंसेस, ठीक है, नॉट हैविंग ऑब्टेन द एविडेंसेस यानी कि एविडेंसेस आर नॉट ऑब्टेन्ड या अनएबल, बस खत्म। चलो जी, यही तो था इसमें, लैंग्वेज को रिवर्स कर दिया। फोन पे जाने के वैसे ही चले जाने, चलो जाओ कोई बात नहीं। उसके बाद है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, अभी और भी रिमेनिंग इंपोर्टेंट क्लास है बहुत आगे। उसके बाद 7th पॉइंट आपके पास है, उसकी लैंग्वेज आपको बतानी है। कहाँ पे लैंग्वेज बतानी है? ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिट रिपोर्ट में जब आपको ये बताना है कि एओ दे रहे हो, क्यूओ दे रहे हो, डीओ दे रहे हो, तो उसकी लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। तो क्या पहले है लैंग्वेज ऑफ क्यूओ, तो यहाँ पे आप लिखो लैंग्वेज ऑफ क्यूओ के नीचे यूज द वर्ड एक्सेप्ट in audit report while giving QO। कह रहे when auditor express the QO, the auditor shall state use the word accept in audit report while giving QO in auditor's opinion। तो आपको ये लैंग्वेज यूज करनी है, in auditor's opinion except for the effect of the matters described in basis। कह रहे हैं उन मुद्दों को छोड़ के जो हम बेसिस में लिख रहे हैं, बाकी सब ट्रू एंड फेयर है। क्वालिफाइड ओपिनियन में आप क्या बता रहे हो, देखो पहले समझ लो फिर मैं आपको पढ़वाता हूँ। क्वालिफाइड ओपिनियन आप देना चाह रहे हो तो आप ये वर्ड यूज कर रहे हो कि एक्सेप्ट फॉर दोज मैटर्स विच वी डिस्क्राइब इन बीओपी बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, हमने बता दिया। बाकी जो सारे मैटर्स हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं। या आप ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज कर लो या उसकी जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हो, प्रेजेंट फेयरली, फेयरली प्रेजेंट। तो देखो इन ऑडिटर्स ओपिनियन, ये ओपिनियन दे रहे हैं, इसको लिखो ओपिनियन। In opinion paragraph, in auditor's opinion, except for the effect of the matters described in basis for qualified opinion, the reporting in accordance with fair presentation framework। चैप्टर 700 में आया था ना पहले FPF फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, उसमें आप ये बताते हो कि FS फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। फेयरली का मतलब होता है ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर आपको ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी तो ए को छोड़ के आप बी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ऊपर वाली सेम चलेगी। इन ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब इन बीओपी व्हेन मॉडिफिकेशन अराइज टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन द एसएई, ऑडिटर्स शुड यूज द वर्ड पॉसिबल इफेक्ट। कह रहे हैं कि अगर आपके पास, देखो क्यूओ आप दो सिचुएशन में दे सकते हैं ना, एक एविडेंस ऑब्टेन हो गया लेकिन इंपैक्ट मटेरियल है, तब आपको ए वर्ड यूज करना है। दूसरा एविडेंसेस नहीं मिले, उसके इंपैक्ट भी मटेरियल है, तो वहां पे एविडेंसेस नहीं मिले तो क्या आप उसके इफेक्ट जान पाओगे? नहीं, तब आप उसके पॉसिबल इफेक्ट, आपको लग रहा है, इसलिए यहां पे वर्ड क्या है? पॉसिबल इफेक्ट। कैसे? व्हेन रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एफएस प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। तो जो ऊपर था ना ये वर्ड इफेक्ट, इसकी जगह आपको लिखना है पॉसिबल इफेक्ट। कब? अगर आप बाय चांस कौन सा ओपिनियन दे रहे होगे, देखो बॉक्स में मैं दिखाता हूं, जब आप ये वाला ओपिनियन दे रहे होगे तो यहां पे आप वर्ड यूज करोगे पॉसिबल इफेक्ट। ये पॉसिबल इफेक्ट क्यों है यहां पे नहीं, वैसे तो इसी के साथ लिखोगे वर्ड पॉसिबल इफेक्ट, क्योंकि एविडेंसेस ही नहीं मिले। तो जब एविडेंसेस नहीं मिले तो मैं इफेक्ट थोड़ी बताऊंगा, मैं पॉसिबल इफेक्ट बताऊंगा। तो ये थी आपके पास क्यूओ की लैंग्वेज। तो क्यूओ क्या कहते हैं? यूज द वर्ड एक्सेप्ट। कहां पे है सर ये चीज जो इधर है, चले आगे। दूसरा लैंग्वेज ऑफ एओ, यहां पे लिखो यूज द वर्ड्स डू नोट, या सिर्फ नोट, यूज द वर्ड ब्रैकेट में लिखो नोट। अगर आपको एओ देना है तो यूज द वर्ड नोट। कैसे?
जब आपको क्यू एओ देना है, देखो इन द ऑडिट, यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में जब आपको लिखना है ना, तो ऑडिट रिपोर्ट आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा बोल्ड से। ओपिनियन लिख दोगे ना, तो ओपिनियन में लिख देना इन द ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब इन बेसिस ऑफ एओपी। बीओपी तो सिंपल होता है ना, तो बेसिस क्या का, एओ का। वाइल रिपोर्टिंग इन द अकॉर्डेंस विद द फेयर प्रेजेंटेशन एफएस डू नॉट फेयर प्रेजेंटली। ऊपर आपने कैसे लिखा था, ऊपर आपने लिखा था एक्सेप्ट फॉर सम मैटर्स, यहाँ पे आपने लिखा मैटर्स जो हमने बीओपी में बताए हुए हैं वो फेयरली प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो इसको आप ये लिख सकते हो एफएस नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन एफआरएफ, यानी कि ट्रू एंड फेयर नहीं बता रहे, एफएस डू नॉट प्रेजेंट फेयरली। आया समझ के नहीं? जब देखो आपको मैं अभी सिखाता हूँ, एओ की रिपोर्ट देखो नीचे, आपको समझ में आ जाएगा। और आप ये सोच के चलना कि आप ऑडिटर हो और अपने क्लाइंट को एओ दे रहे हो, तो नीचे देखो ऑडिटर की रिपोर्ट आएगी एडवर्स वाली, पहली है क्वालिफाइड ओपिनियन वाली, उसके नीचे एडवर्स रिपोर्ट आ रही होगी, देखो ये मिल गया पेज नंबर 140 पे, एडवर्स रिपोर्ट मिल गई पेज 140 पे। उसके ओपिनियन पैराग्राफ पे देखो, ओपिनियन पैराग्राफ यानी कि तीसरे वाला, ये आ गया एडवर्स ओपिनियन। तो एडवर्स ओपिनियन में आपको ये बताना है, इसका सेकंड पैराग्राफ, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। ये तो सेम ही चल रही है लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस, यहां से बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स डिस्कस इन द बेसिस इन आवर रिपोर्ट द कंसोलिडेटेड एफएस डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी कि मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जब आपने एओ रिपोर्ट इशू करनी है ना, तो लैंग्वेज ये यूज करनी है, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस दिस इज कंसोलिडेशन एफएस डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अदरवाइज आपको तो ये बताना चाहिए ना क्लीन ओपिनियन में ट्रू एंड फेयर व्यू है, जहां पे ट्रू एंड फेयर नहीं है, तो यानी कि आपने डू नॉट वर्ड यूज किया है। इससे ऊपर आ जाओ, इससे ऊपर वाली रिपोर्ट देखो, क्वालिफाइड रिपोर्ट है, और क्वालिफाइड वाली रिपोर्ट में देखो ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट, इसको सर्कल कर लो कि एक्सेप्ट फॉर सम मैटर्स। देखा जाए मतलब तो सेम ही था, बस उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर ली। क्यूओ देना तो आप ये वर्ड यूज कर लेना एक्सेप्ट फॉर सम मैटर्स, बाकी सब ट्रू एंड फेयर व्यू है, और वहां पे लिख देना कि सिग्निफिकेंट की वजह से कुछ मैटर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहे। इसके बाद आ जाओ आप लैंग्वेज ऑफ डीओ। डीओ में तो कह रहे हैं ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। डीओ की लैंग्वेज है ये, डीओ की लैंग्वेज में आपने पता क्या लिखना है वहां पे ओपिनियन वाले में, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्यों? क्योंकि एविडेंसेस नहीं मिले, प्लस उसके इम्पैक्ट M+P है, तो उसका हमने रीजन लिख दिया कि मैं ये क्यों दे रहा हूं, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब इन द बेसिस, मैंने बीओपी में डाल दिया है उसका रीजन। ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन एससी, तो कह रहे हैं अमेंड द सेक्शन इन ओपिनियन सेक्शन, तो कह रहे हैं अपना डीओ डाल देना। तो अब नीचे देखो डिस्क्लेमर वाली रिपोर्ट है, एडवर्स ओपिनियन के नीचे देखो डिस्क्लेमर वाली रिपोर्ट डाली होगी मैंने, तो उसमें देखो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, पहला पॉइंट तो सेम ही होता है, दूसरा पैराग्राफ ही होता है ना अपने लिए याद करने वाला, पढ़ के देखो, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्यों? बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन द एससी। ये चीजें काम कब आएंगी? जब आपको सच में ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है। जो 705 पढ़ रहे हैं वो आपको प्रोविजन बता रहे हैं, यहाँ पे आपको मैं वो परफॉर्मा दिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे लिखना है। पहले पैराग्राफ तो ओपिनियन का सेम ही होता है कि हमने ऑडिट की है, इस ईयर की है, इस कंपनी की है, और दूसरे में आपको लिखना होता है। अब आपने 4 रिपोर्ट्स पढ़ ली बातों ही बातों में। पहली क्लीन, जहाँ पे बोला वो था गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, कल वाली क्लास में याद किया था। अब यहाँ पे आपके पास आपने एक पढ़ लिया क्वालिफाइड रिपोर्ट, उसमें आप वर्ड यूज करते हो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन मैटर्स गिवन इन बीओपी बेसिस में, बाकी ट्रू एंड फेयर व्यू है। एडवर्स में आपने बताया डज नॉट गिव, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और यहाँ पे आप बता रहे हो हम ओपिनियन ही नहीं दे रहे, वी डू नॉट गिव द ओपिनियन। तो चारों रिपोर्ट्स पढ़ ली, तो 705 का मेन मुद्दा तो खत्म हो गया आपका। अब जल्दी से बाकी तो थोड़ा सा ही रह गया, खत्म करें उसको भी। कम्युनिकेट कर देना TCWG के साथ, ठीक है जी, कर देंगे। उसके बाद है लिमिटेशन, आफ्टर द ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट, इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं अगर मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, अगर मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली उसके बाद आफ्टर मेरे ऊपर मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा देता है, तो कह रहे हैं ऑडिटर एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, कि भाई मेरे को ऑडिट मिल गई और मैं ऑडिट करने लग गया।
उसके बाद मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दी, रोकना टोकना शुरू कर दिया, और आपको लग रहा है लाइकली टू रिजल्ट इन क्यूओ या डीओ कि नौबत भाई इस रोक टोक की वजह से नौबत कहां तक आ सकती है, क्यूओ या डीओ तक। तो आपने रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसे मत करो, लिमिटेशंस हटा दो, ठीक है। मैनेजमेंट एग्री हो गई है, देन ओके, और कंटिन्यू द ऑडिट, कंटिन्यू द ऑडिट। तो मैनेजमेंट ने लिमिटेशंस हटा दी आपकी रिक्वेस्ट करने के बाद, आप कह रहे हो ठीक है ओके है। उसके बाद अगर नहीं हटाई, इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज, तो सीधा नाराज होकर नहीं भाग जाना कि भाई मैं नहीं ऑडिट करता, पहले टीसीडब्ल्यूजी के पास जाओ, क्योंकि मैनेजमेंट थोड़ा सा छोटे लेवल पे है, टीसीडब्ल्यूजी उससे लेवल पे। टीसीडब्ल्यूजी के पास जाओ और परफॉर्म करो आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर ऐसे ही गैदर करने की, ठीक है। अगर मैनेजमेंट मान जाती है तो ओके है, नहीं मान रही तो टीसीडब्ल्यूजी के पास जाओ एंड आप परफॉर्म करो। इफ नॉट पॉसिबल, अगर आप भी नहीं लगा पाते, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पाते, तो डिटरमाइन करो उसके पॉसिबल इफेक्ट्स। अब यहाँ पे पॉसिबल तब भी आ गया ना, एविडेंसेस नहीं मिल रहे, एविडेंसेस मिलते हैं तब आप वर्ड यूज करते हैं सिर्फ इफेक्ट, तो उसके इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट देख लो, मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, तो क्यों हो, देखो सेम है ये तो, ऐसे ही नहीं मिले, और उसके इम्पैक्ट क्या है, मटेरियल, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, यानी कि सिर्फ एम है तो क्यूओ दे दो, मटेरियल और परवेसिव है तो डीओ दे दो, बात खत्म। रिजाइन की नौबत आती है, देना दे दो, नहीं तो देख लो डीओ दे दो, अदरवाइज रिजाइन दे दो। चले जी आगे, बड़ा इजी था ये तो। उसके बाद है बेसिस ऑफ ओपिनियन, कह रहे बेसिस ऑफ ओपिनियन में आप क्या देते हैं, लिख दो रीजनिंग ऑफ एनी ओपिनियन, रीजन देते हैं इसमें, रीजन ऑफ एनी ओपिनियन, एनी मतलब चारों में से, तीनों में से कोई भी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बीओपी। तो बीओपी की कॉजेज ऑफ मॉडिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन, ये आपकी हेडिंग्स हैं, ठीक है, ये हेडिंग्स हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट कह रहे हैं मॉडिफिकेशन के रीजन क्या है। पहला रीजन है मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ एफएस रिलेटिंग टू स्पेसिफिक अमाउंट। तो कह रहे हैं फिर क्या डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या लैंग्वेज यूज करोगे, किसमें, बीओपी में, डिस्क्रिप्शन इन बीओपी। समझ गए, ये केसेस चल रहे हैं, कुछ केसेस हैं। पहला केस है अगर स्पेसिफिक अमाउंट से रिलेटेड है, तो कह रहे हैं ऑडिटर बीओपी में डालेगा डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ दैट मिसस्टेटमेंट अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। तो जब तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन बता दूंगा मैं बीओपी में कि वो अमाउंट की और उसकी क्वांटिटी, मतलब उसकी वैल्यू, और अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो क्वांटिफाई द फाइनेंशियल इफेक्ट एंड स्टेट। सो ठीक है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू नैरेटिव डिस्क्लोजर, ऑडिटर्स शैल इंक्लूड इन बीओपी एन एक्सप्लेनेशन हाउ डिस्क्लोजर्स आर मिसस्टेटेड। तो अगर आपको डिस्क्लोजर्स को लेके लग रहा है कि कुछ नहीं किया तो आप बता देना हाउ वर्ड कहाँ गया ये, कि हाउ डिस्क्लोजर्स आर मिसस्टेटेड। तीसरा केस है मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। सर्कल कर दो नॉन डिस्क्लोजर। तो सबसे पहले तो ऑडिटर ने बीओपी पैराग्राफ में डालना है, चीज समझ में आ गई, राइट हैंड वाला क्या चीज है, बीओपी में डालना है ऑडिटर शैल डिस्कस द नॉन डिस्क्लोजर। एक तो हमने डिस्कस नहीं किया, ऊपर तो गलत डिस्कस था ना, सेकंड वाले में नैरेटिव डिस्क्लोजर यानी कि गलत डिस्कस किया था, यहाँ पे डिस्कस ही नहीं किया, डिस्क्लोज ही नहीं किया, तो पहले टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस कर लो। डिस्क्राइब इन द बीओपी सेक्शन द नेचर ऑफ ओमिटेड इंफॉर्मेशन। तो बता देना कि भाई मेरे को ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली, unless prohibited by L&R include the omitted disclosure provided it is practicable to do so but auditors has obtained the SC। कह रहे हैं ये practicable था वैसे जो इन्होंने disclose नहीं किया। कहने का मतलब अपना बचाव पक्ष रख देना, सब कुछ बता देना। एक तो डिस्कस कर लेना मैटर, omitted information क्या है वो बता देना क्या थी, और आप ये भी बता देना कि it is practicable था to do so, ठीक है। और फोर्थ है अगर आपको एविडेंसेस ही नहीं मिले तो बस उसी के रीजन बता देना कि हमें एविडेंसेस नहीं मिले, यही इसका बेसिस था। बीओपी ने में तो आपने रीजन भी बताने होते हैं ना, तो ऑडिटर शैल इंक्लूड द बीओपी द रीजन फॉर इनएबिलिटी। व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेस क्यूओ या एओ, ऑडिटर शैल अमेंड द सेक्शन अबाउट एसएई ऑब्टेन टू प्रोवाइड अ बेसिस। ठीक है, ओके, उसके बेसिस बतानी है, ये आप पढ़ लेना, ये अपने आप हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ डिस्क्लेमर, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ डिस्क्लेमर। जब आपने डिस्क्लेमर देना है तब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑफ द
क्या के लिए देते हो आप? ड्यू टू इनएबिलिटी देते हो ना, ऑब्टेन द एविडेंसेस। Auditor shall amend the description of the auditor's responsibility to include only the following: a statement that auditor's responsibility is to conduct the audit in accordance with SC। तो सबसे पहले ना लिख देना जब आप डिस्क्लेमर दे रहे हो ना, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एफएस के अकॉर्डिंग है, क्या करने की? ऑडिट करने की। और एक स्टेटमेंट और डाल देना कि ये आप एविडेंसेस क्यों दे रहे हो, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन द एससी। और ये भी बता देना कि हमने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसए की, 700 की, एथिकल रिक्वायरमेंट की, इसकी हम पूरी करते थे। और कंसिडरेशन व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन ऑन एफएस अनलेस रिक्वायर्ड बाय एल एंड आर व्हेन द ऑडिटर गिव्स डीओ ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल नॉट इंक्लूड द कैम। क्योंकि उधर भी आपने लिखा था ना पीछे कि अगर आपको डीओ कैम नहीं देना, तो यही वो बोल रहे हैं जब आप डीओ दे रहे हो तब कैम देने की जरूरत नहीं है। जब आप डीओ दे रहे हो तब आपको कैम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ आएंगी तो छोटी सी इसकी भी आप क्लिप तो बना ही लेंगे। ओके, बाय बाय।